हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हम लोग मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। मिट्टी 8 प्रकार की होती है। पहला ज़मीन की खाद के बारे में हम लोग पढ़े। अब दूसरा हम पढ़ते हैं लाल ज़मीन। लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार की ज़मीन दिखाई देती है। इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इन ज़मीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस ज़मीन में अधिकांश मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की ज़मीन में बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती हैं। लाल ज़मीन के बारे में यहाँ बताया गया है कि लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा जिले में लाल ज़मीन पाए जाते हैं। इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर खुदाई करने पर ज़मीन के नीचे उसका रंग पीले रंग में बदलता है। इस ज़मीन में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस ज़मीन में ज़्यादातर मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस तरह के ज़मीन में बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू ऐसे अनेक फसलें ली जाती हैं, अर्थात इनकी बुआई की जाती है। आगे पढ़ेंगे। तीसरा है काली ज़मीन। इसके बारे में पढ़ते हैं। काली अथवा रेगूर ज़मीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली है। इस ज़मीन का उद्भव अर्थात उत्पत्ति दक्कन के लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की ज़मीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं बड़ोदरा जिले की ज़मीन इस प्रकार की है। इस ज़मीन के निर्माण में लावाइक चट्टानों और जलवायु की भूमिका यानी रोल मुख्य है। लौह, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस ज़मीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग अर्थात टेढ़ापन बन जाती है। इस प्रकार की ज़मीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की यानी जाति की फसलें ली जाती है। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस ज़मीन की कपास की ज़मीन के रूप में पहचाना जाता है। काली ज़मीन के बारे में बताया गया है कि काली एवं रेगूर ज़मीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसका विस्तार है। इस ज़मीन की उत्पत्ति दक्कन के लावा बिछने से हुआ, यानी दक्कन में जो ज्वालामुखी फटा है उसके कारण लावा जहाँ तक फैला है वहाँ तक ऐसे ज़मीन की उत्पत्ति हुई है। पूरे महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि स्थानों पर इस प्रकार की ज़मीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं बड़ोदरा जिले की ज़मीन इस तरह की होती है। इस ज़मीन के निर्माण में लावाइक चट्टानों और जलवायु की भूमिका यानी रोल खास है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मात्रा अधिक दिखता है। इसका उपजाऊपन यानी अच्छे उत्पादन के कारण, उपजाऊपन का मतलब होता है उर्वरा शक्ति, अच्छा माना जाता है।
इस ज़मीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अधिक है, यानी नमी धारण अधिक करता है। यह जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग यानी टेढ़ापन बन जाता है। इस प्रकार की ज़मीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन जाति की फसलें बोई जाती हैं। कपास की फसल के लिए विशेष यानी खास रूप से अच्छी होने से इस ज़मीन को कपास की ज़मीन के रूप में भी जाना जाता है। चौथा है लेटेराइट या पड़खाऊ ज़मीन। इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह ज़मीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम यानी नरम और सूखे तब कड़ी बन जाती है। सूखी एवं नमी युक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिकामय पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई दिखती है। इस प्रकार की ज़मीन में मुख्यतया लौह तत्व, पोटास और एल्युमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह ज़मीन कम उपजाऊ होती है, परंतु इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की फसल ली जाती है। इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन के रूप में भी पहचाना जाता है। लेटेराइट या पड़खाऊ ज़मीन के बारे में बताया गया है कि इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका रंग लाल लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह ज़मीन भीग जाने पर मक्खन की तरह मुलायम और जब सूख जाती है तब कड़ी बन जाती है। सूखे एवं नमी युक्त यानी नमी धारण करने वाले जलवायु के परिवर्तन से और सिलिकामय पदार्थ के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई दिखती यानी बढ़ती हुई दिखती है। इस प्रकार की ज़मीन में विशेष करके लौह तत्व यानी लोहे के तत्व, पोटास और एल्युमिनियम का मात्रा अधिक होता है। यह ज़मीन कम उपजाऊ होती है यानी उर्वरा शक्ति इसमें कम होती है, परंतु इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की खेती की जाती है। इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन के रूप में भी पहचाना जाता है। पांचवा है रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन। यह ज़मीन शुष्क यानी सूखे एवं अर्ध शुष्क वाली यानी नमी और सूखी वाली परिस्थिति में होती है। यह ज़मीन रेतीली यानी रेत वाली एवं कम उपजाऊ होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। इस प्रकार की ज़मीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की ज़मीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई अर्थात स्थित है। सिंचाई की सुविधाओं में से इसमें बाजरी, ज्वार की फसल ली जाती है। रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन के बारे में बताया गया है कि यह ज़मीन शुष्क यानी सूखा एवं अर्ध शुष्क वाली यानी आधे सूखे और नमी धारण करने वाली परिस्थिति में होती है। यह ज़मीन रेतीली यानी रेत वाली एवं कम उपजाऊ वाली होती है। इसमें घुलनशील क्षारों की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार की ज़मीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की ज़मीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में उपस्थित है। सिंचाई की सुविधा से इसमें बाजरी, ज्वार की खेती की जा सकती है या की जाती है। छठा है पर्वतीय ज़मीन। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह ज़मीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर यानी सतह पतले एवं अपरिपक्व यानी जो परिपक्व न हो, तैयार न हो ऐसे होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है। हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। पर्वतीय ज़मीन के बारे में बताया गया है कि यह ज़मीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों यानी जहाँ पे ढाल है ऐसे क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके लिए इसके जो सतह होते हैं पतले एवं अपरिपक्व यानी पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं।
ऐसे जमीन असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में पाए जाते हैं। हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्ष वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। 7वां है जंगल प्रकार की जमीन। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकु ध्रुव वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में है। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भूसतह ढकी रहती है। ये पत्ते सड़ने से सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण यानी मात्रा बढ़ने से जमीन का ऊपरी सतह काला बना हुआ होता है, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदलता है। इस जमीन में चाय, कॉफ़ी, गरम मसालों के उपरांत गेहूँ, मक्का, जौ, धान इत्यादि फसलें ली जाती हैं। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में है। जंगल प्रकार की जमीन के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकु ध्रुव वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में है। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भूसतह यानी जमीन ढकी रहती है। ये पत्ते सड़ने से सेंद्रीय पदार्थों का मात्रा बढ़ने से जमीन का ऊपरी सतह स्तर काला बना हुआ होता है, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदल जाता है। इस जमीन में चाय, कॉफ़ी, गरम मसालों के अलावा गेहूँ, मक्का, जौ, धान इत्यादि यानी अनेक और फसलें उगाई जाती हैं। यह जमीन अत्यधिक सीमित क्षेत्रों में है। 8वां है दलदली या पीठ प्रकार की जमीन। दलदली का मतलब होता है कीचड़ से भरा क्षेत्र। इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय यानी एकत्रित से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने पर यानी पानी कम होने पर इसमें धान की कृषि अर्थात खेती की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता यानी अत्यधिकता तथा फास्फेट एवं पोटास की कमी होती है। ऐसी जमीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों, उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र मर्यादित अर्थात सीमित है। दलदली या पीठ प्रकार की जमीन के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के एकत्रित होने से विकसित होती है। इसका विकास होता है। बरसात के समय में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी खत्म होने पर इसमें धान की खेती की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की अधिकता तथा फॉस्फेट एवं पोटास की कमी होती है। ऐसे जमीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों में और उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र सीमित होता है। आगे हम पढ़ेंगे जमीन कटाव के बारे में। जमीन का कटाव अर्थात जमीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित या परिवर्तन होना। अन्य रूप में अर्थात दूसरे रूप में कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्यत्र यानी दूसरे जगह परिवर्तित हो जाना, स्थानांतरित हो जाना। यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगे हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में धुल जाए तो कृषि उत्पादन घटता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना चाहिए। जमीन के कटाव के बारे में बताया गया है कि जमीन का कटाव अर्थात जमीन के कणों का बहुत तेज गति से, बहुत तेज रफ्तार से हवा चलना या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अर्थात परिवर्तित होना। दूसरे रूप में कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारणों द्वारा अन्यत्र यानी दूसरे जगह परिवर्तित हो जाना अर्थात एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। यह ऊपरी सतह यानी स्तर बनने में वर्षों लगे हैं, सालों लगे हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफानी पवन से
कुछ दिनों में धुल जाए तो खेती यानी कृषि उत्पादन घटता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है। इससे ज़मीन का कटाव रोकना चाहिए। ज़मीन का कटाव रोकने के उपाय अर्थात तरीके: ज़मीन पर चराई की प्रवृत्ति को नियंत्रण में लेना, ढलान वाली ज़मीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में बुआई करना, ऊसर ज़मीन में वृक्ष लगाना, पानी के बहाव के चिन्ह हो वहाँ मेड़बंदी करना, पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी। ज़मीन का कटाव रोकने के उपाय के बारे में बताया गया है कि ज़मीन पर पशुओं की चराई करने के जो कार्य है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ढलान वाली ज़मीनों में समोच्च रेखा यानी एक समान रेखा बनाकर सीढ़ी के आकार का बुआई करना चाहिए। ऊसर ज़मीन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पानी के बहाव के चिन्ह हो जहाँ पे पानी का बहाव होता है ऐसे चिन्ह पर मेड़ बांध देना चाहिए। पानी का वेग कम करने के लिए, रफ्तार कम करने के लिए खेतों की यानी ढलानों वाले खेतों की जुताई गहराई में करनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं भूमि संरक्षण यानी भूमि की सुरक्षा। भूमि संरक्षण अर्थात ज़मीन का कटाव रोककर ज़मीन की गुणवत्ता बनाए रखना। ज़मीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। विश्व में विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। भूमि संरक्षण के बारे में बताया गया है कि भूमि संरक्षण अर्थात ज़मीन के कटाव को रोककर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। ज़मीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। विश्व में अलग अलग स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उसमें बाढ़ आने की आशंका बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा यानी संकट उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। आगे है भूमि संरक्षण के उपाय। वनों के आच्छादन यानी आवरण के कारण ढके रहने के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रहती हैं। नदियों की नलिकाओं यानी कोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पत्तियां लगानी चाहिए। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश यानी प्रतिबंध में लेना चाहिए। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की ज़मीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए। भूमि संरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है कि उसका क्या क्या उपाय है। वनों के आच्छादन यानी ढकने के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रहती हैं, पकड़ के रखे रहती हैं। नदियों की नलिकाओं एवं पहाड़ियों पर वृक्ष लगाना चाहिए। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवनों को हवाओं को रोकने के लिए वृक्षों को लाइन में लगानी चाहिए। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर उस पर अंकुश यानी प्रतिबंध में उसे लेना चाहिए। अनियंत्रित यानी जिस पर कोई नियंत्रण न हो, रोक टोक न हो, ऐसे चराई से पहाड़ी की जो ज़मीन का स्तर है यानी सतह वह ढीला बनता है, तो ऐसे कामों को रोकना चाहिए। आगे है क्षितिज समांतर जुताई, सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। बिन उपजाऊ हुई ज़मीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। उपयुक्त उपाय करने से ज़मीन का संरक्षण किया जा सकता है। ज़मीन का संरक्षण आज की नितांत यानी एकदम आवश्यक है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। भूमि संरक्षण के उपाय के बारे में आगे भी बताया गया है कि क्षितिज समांतर यानी किनारे तक जुताई करना चाहिए। सीढ़ीनुमा आकार के खेत की पद्धति को अपनाना चाहिए। बिन उपजाऊ हुई ज़मीन में फिर से
सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। उपयुक्त यानी ऐसे अनेक उपायों से ज़मीन का सुरक्षा किया जा सकता है। ज़मीन का संरक्षण आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त यानी एक साथ मिलकर प्रयत्न करने पड़ेंगे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।